चलिए, अस्सलाम वालेकुम तमाम साथियों को। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि खैर वाफियत से होंगे। बताइए कहाँ तक क्लास हुआ था, जल्दी से बताइए। तो हम लोगों का क्लास कहाँ तक हो गया था, कहाँ के बाद हम लोगों को पढ़ना है। यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का लास्ट क्लास हमारा किस चीज़ का था। उसके बाद हम लोग क्लास को देखेंगे क्या। उससे पहले हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे क्लास के ऊपर, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आगे का क्लास में चलेंगे। हमारा क्लास था मसनवी शारुल बयान को हम लोग पढ़ रहे थे। इसके मुसन्निफ कौन है, जल्दी से बताइए। तो इसके मुसन्निफ कौन है? सारे लोग ठीक ठाक से हैं? सारे लोग खैर वाफियत से हो आप लोग? चलिए इंशाल्लाह इस बार मेहनत कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला इस बार आप लोगों को ज़ियारत से नवाजे। चिंता नहीं करना है, बस लगन और मेहनत के साथ काम कीजिए इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इसका अच्छा रिजल्ट देगा आप लोगों को। बैठ के नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। और मैं आप लोगों को बताऊं, यूजीसी नेट से मुताल्लिक हमारा एक शॉर्ट वीडियो में रोज़ाना एक वीडियो आती है, रोज़ाना एक प्रश्न एक सवाल मैं पूछता हूँ आप लोगों से। तो आप चैनल अगर सब्सक्राइब किए होंगे तो रोज़ाना आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाता होगा। हर उर्दू मुकाबला जाती इम्तहान के लिए जो हमारा शॉर्ट वीडियो में एक क्वेश्चन रोज़ाना जाता है, वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसको ज़रूर अटेम्प्ट किया कीजिए। उसको अटेम्प्ट करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको समझ में आएगा कि हमारी प्रिपरेशन कैसा चल रहा, हमारी तैयारी कैसी है। इन सारी चीज़ों पर आपको थोड़ी सी तशफ़ी मिलेगी कि हाँ हमारी तैयारी कैसी है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मेहनत करने की ज़रूरत है, और अगर कर ले रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो ये ध्यान में रखिएगा। और जो नए साथी जुड़े हुए हैं, जो नए फ्रेंड आए हुए हैं, उनसे भी कह दीजिए आप लोग या अगर नहीं जुड़े हैं तो उनको लिंक भेज दीजिए, उन तक के वीडियो ऑलरेडी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी जुड़ जाएं, मुतय्यना वक्त पर जुड़ जाएं। और मैं बताऊंगा आप लोगों को, लाइव क्लास में मैं इवनिंग में रात में 9:30 में लाइव क्लास में आता हूँ। वहाँ पे भी आप लोग जुड़ना ना भूलें, वहाँ पे जुड़िए। वहाँ पे ऑलरेडी फेस टू फेस हम लोग बात करते हैं और वही क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चन हमारे लिए किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कल हम लोग कल के क्लास में जो हम लोग बात कर रहे थे वही मसनवी शारुल बयान को लेकर के आए थे, और उसी पे हम लोगों ने उन सारी बातों को मद्देनजर रखे थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप लाइव क्लास में भी जुड़ना ना भूलें। 9:30 याद रखिएगा, रोजाना इवनिंग में, शाम में, रात में 9:30 में, ये भी आप जुड़िएगा उस समय। ऐसे हमारा क्लास अभी एट ए टाइम सहायक उर्दू अनुवादक का, मुआविन उर्दू मुतरज्जिम जिसे कहते हो, एक यूजीसी नेट का। और उसके बाद ये TRE4 टीचर्स वैकेंसी, मतलब ये 3 क्लास अभी हमारे चल रहे हैं। और लाइव क्लास में जो हम आते हैं, जो सुबह में पढ़ाते हैं, जो दोपहर में हम पढ़ाते हैं, उसी पे हम लोग डिस्कस करते हैं, उसी पे हम लोग बात करते हैं। तो वहाँ पे भी क्लास में आप लोग जुड़ना ना भूलें, वहाँ भी जुड़िए, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपकी तैयारी समझ में आएगी कि हमारी तैयारी कैसी है, आपको हर चीज़ के बारे में समझ में आएगी। आप वहाँ पे ऑलरेडी कमेंट करके कोई भी क्यूरीज हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको भी आप पूछ सकते हैं। उससे भी आप लोग आशना हो सकते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है और क्या चाहिए नहीं चाहिए। और हमेशा ध्यान में एक बात याद रखिएगा कि हमेशा आप लोग फीडबैक देने का कोशिश किया कीजिए, फीडबैक दीजिएगा, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपके फीडबैक से हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट आने की ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो याद रखिएगा, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह भविष्य में, फ्यूचर में यहाँ से बहुत तरह के क्लासेस इंशाल्लाह चलाए जाएंगे। तो इंशाल्लाह आने वाला समय में भी आपको यहाँ से बेनिफिट होने वाला है। यहाँ से सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला रास्ते हमवार करे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे काम किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क किया जाए यहाँ पे, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराया जा सके। यहाँ से ऑलरेडी मकसद ही यही है कि बच्चों को, जो बच्चे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इंशाल्लाह उनको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ से हर सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाएंगी। एक बात, दूसरी बात, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कल के क्लास में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उन पर हम लोग बात कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह हम लोग
आगे का क्लास, आज का क्लास देखेंगे। तो यहाँ तक के बात समझ में आ गई होगी। जो भी ऑलरेडी एडिशनल बातें थी वो सारी बातें मैंने आपके सामने रख दिया। बस यही कहना चाहूँगा कि लाइव क्लास में एकदम जुड़ेंगे, एनी हाउ जुड़ेंगे। वहाँ पे जुड़ने से आपको ही बेनिफिट होगा। 10-12 क्वेश्चन हमारे रोजाना ऑलरेडी बैठे बैठे हल हो जाते हैं, यहीं पे हल करा दिया जाता है। तो वहाँ पे आप जुड़िएगा, वहाँ पे जुड़ना ना भूलेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं मसनवी सहरुल बयान के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। इसके लेखक कह लीजिए, इसके मुसन्निफ कह लीजिए कौन थे, तो मीर हसन। अगर हम लोग इनका नाम के बारे, अगर इनके नाम के बारे में अगर हम लोग जानना चाहते हैं कि इनका पूरा नाम क्या था, तो कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। और वो साथी जो नए जुड़े हैं, जिनको ऑलरेडी क्लास के बारे में आइडिया नहीं है, मैं उनको सूचना दे देना चाहूँगा, ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए कि जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम का ऑलरेडी वीडियो बन गया है। प्लेलिस्ट में सारा का सारा वीडियो है। हाँ, वो हमारा बिहार स्टेट हो या फिर इसी तरह हमारा यूजीसी नेट का हो या फिर सहायक उर्दू अनुवादक का और बिहार स्टेट का, तो बहुत डिटेल में मैंने क्लास वाइज करके पढ़ाया है, 1, 2, 3। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा करके सारे के सारे वीडियो देख लीजिएगा, वॉच कर लीजिएगा। इंशाल्लाह वहाँ से आपको बहुत बेनिफिट होने वाले हैं। एग्जाम के पर्पज से आप देखिएगा, इंशाल्लाह टू द पॉइंट बात की गई है, सारी चीज़ें वहाँ पे ऑलरेडी टू द पॉइंट मिलेगा। तो आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। चलिए, तो अगर हम लोग बात कर ले, मीर हसन का पूरा नाम क्या था? मीर गुलाम हसन। क्या नाम है इनका? मीर गुलाम हसन। पूरा नाम मीर गुलाम हसन। और इनके वालिद की अगर हम लोग बात कर ले तो इनके वालिद का नाम मीर गुलाम हुसैन। मीर गुलाम अगर इनकी पैदाइश की बात किया जाए तो इनके पैदाइश के बारे में हम लोगों ने पैदाइश के हवाले से हम लोगों ने बात किया था कि सन 1737 में ये पैदा हुए थे। और जाए पैदाइश इनका दिल्ली का है। दिल्ली में याद रखिएगा एक जगह है मोहल्ला सैयदवाड़ा, लेकिन इतना डिटेल में नहीं पूछता है, वो यही पूछेगा जाया पैदाइश कहाँ है। तो जाया पैदाइश याद रखिएगा जगह दिल्ली में पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे? सन 1737 में। अगर इनकी वफात की अगर हम लोग बात कर लें तो सन 1786 में ही वफात हुई थी। सन 1786 में इनकी वफात हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा लखनऊ में। हमने एक बात बताई थी आपसे कि ये अपने वालिद मोहतरम के साथ दिल्ली से मुंतकिल होकर कहाँ गए थे? फैज़ाबाद। और फैज़ाबाद से मुंतकिल होकर लखनऊ आए थे। मैं ये आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि किस नवाब के ज़माने में ये फैज़ाबाद से मुंतकिल होकर लखनऊ आए थे? ये कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। इनके वालिद मोहतरम का बात कर ले तो जाहिद तखल्लुस करते थे और ये भी बहुत बड़े शायर थे, बहुत बड़े हिजोगो शायर थे। अगर हम लोग मीर हसन की बात कर लें तो इनके उस्ताद मोहतरम में मैंने आपको एक नाम बताया था, वो याद रखिएगा, मीर हबीबुल्लाह साहब। मीर हबीबुल्लाह, ये नाम याद रखिएगा, मीर हबीबुल्लाह। और इनके साथ अगर और भी याद रखना चाहते हैं तो सौदा से भी उन्होंने अपने अशार को चेक कराए थे, दिखलाए थे। और याद रखिएगा एक और थे मीर ज़ियाउद्दीन ज़िया नाम के थे, ये भी उनके मतलब उस्ताद थे। तो उस्ताद का भी याद रखिएगा, फॉर्म कर दिया जाता है, कहीं कहीं ऑलरेडी फॉर्म करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मीर हसन के उस्ताद का एक फहरिस्त है वो बताइए। ऐसे करके क्वेश्चन फॉर्म किया जाता है, तो जहन में रखिएगा तो समझ में आ जाएगा आपको। चलिए, अगर हम लोग बात कर लें कि क्या होता है, मीर हसन की बहुत सारी किताब, बहुत सारी तसानीफ वगैरह थे, जिसमें बताया जाता है कि 12 कसायद इनके छोटे बड़े मिलाकर के 12 कसायद थे और इनके साथ मसनवी थे। उन्हीं में याद रखिएगा 12 मसनवियाँ और 7 कसीदे। तो उन्हीं मसनवियों में याद रखिएगा इनकी एक मसनवी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो हमारा दाखिले निसाब जो हमारा निसाब में शामिल है, वही है हमारा मसनवी सहरुल बयान। मसनवी सहरुल बयान कब इसकी इशाअत हुई थी, कब इसको एक तो आप तारीख ये बताइएगा कि मसनवी सहरुल बयान को लिखा कब गया था। एक ये पॉइंट, एक ये बता दीजिएगा। और दूसरे ये बताइएगा कि मीर हसन की ये किताब मसनवी सहरुल बयान की इशाअत कब हुई थी और किसने इसे तरतीब दिया था, और कहाँ से तरतीब दे करके, कहाँ से मुरतब करके इन्होंने इसको शाया कराया था। किन्होंने, वो नाम आप बताइएगा, कहाँ से शाया कराया था वो भी नाम आप बताइएगा।
मुरत्तब करने वाला शख्स का नाम बताइएगा। आप लोग ऑलरेडी मैंने बताया है कल के क्लास में, बहुत सारी किताबें थी इनकी, जैसे नकल कलावंत हो गया, या फिर इसी तरह नकल दन फाहिशा, ये सब सारी किताबें इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। अगर हम लोग प्रीवियस एग्जाम को अगर देखें, मद्देनजर रखें, तो डेफिनेटली उतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ज़हन में एक बात और ये याद रखिएगा, मसनवी सहरुल बयान से रिलेटेड ये पूछा गया है क्वेश्चन कि मसनवी सहरुल बयान का माना क्या होता है। तो मसनवी सहरुल बयान का माना मैंने कल ही बताया था, बयान का जादू, बयान का जादू। ये भी वर्ड याद रखिएगा। हमने अभी आपसे पूछा था कि किसके दौर में ये लखनऊ आए थे, तो अभी आप लोग बताएं, नहीं बताए हैं तो बताइए। ये भी साथ में बताइएगा कि मसनवी सहरुल बयान के मुरत्तब करदा कौन है, किन्होंने तरतीब दिया था। ये भी अभी मैंने आपसे पूछा, ये भी बताइए। इनके 7 कसीदे थे जिनमें इन्होंने 2 कसीदे, एक कसीदे हजरत अली के शान में, एक हजरत इमाम हुसैन के शान में, और 2 कसायद आसिफुद्दौला के ज़माने में। एक बात याद रखिएगा, आसिफुद्दौला के ज़माने में ही ये फैजाबाद से मुंतकिल होकर लखनऊ आए थे। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगर हम लोग बात कर लें तो एक और कसीदे इनका जवाहर अली खां के नाम से, और एक आफरी अली खां की तारीफ में इन्होंने लिखा है। यह ध्यान में बात रखिएगा जो मैंने बताया। इनमें अगर एक किताब अगर और याद करना चाहते हैं तो आप याद कर लीजिएगा। मसनवी सहरुल बयान के साथ साथ एक किताब है इनकी, मसनवी शादी आसिफुद्दौला, मसनवी शादी आसिफुद्दौला। इनको इन्होंने सन 1769 में लिखा था। डेट इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब तक के क्वेश्चन में नहीं आया है तो नहीं आएगा। जब निसाब में शामिल है तो डेफिनेटली आ भी सकता है। इसलिए आसिफुद्दौला से रिलेटेड इनसे 2-3 क्वेश्चन बनेगा, तो हो सकता है मे बी कि इस क्वेश्चन को भी फॉर्म कर दिया जाए। तो ध्यान में ये भी रखिएगा, हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मसनवी सहरुल बयान। और मसनवी सहरुल बयान की बयान को कब लिखा गया था, तो मैंने आपको बताया था 1784, मतलब इनके वफात से 2 साल कब्ल, इनके वफात से 2 साल कब्ल। लेकिन छापने की बात है, इसकी इशाअत की अगर हम लोग बात कर लें तो कलकत्ता प्रेस से छपा था। और किसके कहने पर, किनके हुक्म को पालन करते हुए, किनके हुक्म को पालन करते हुए ये ऑलरेडी छपाई हुई थी इसकी। तो हमने बताया था आप लोगों को, रशीद हसन खान ने इसे तरतीब दिया था, और तरतीब देने के बाद गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर, यह नाम याद रखिएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज से मुंसलिक थे ये गिलक्रिस्ट, इनकी फरमाइश पर कलकत्ता प्रेस से सन 1805 में इसकी इशाअत हुई थी। कितना में हुआ था? सन 1805 में इसकी इशाअत हुई थी। यहाँ तक ध्यान में बात आ गई। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा खुलासा की तरफ। खुलासा इसका देखते हैं। कुछ और क्वेश्चन है जो ऑलरेडी ज़िम्ने में बात आ गई। हाँ, अगर आपको ज़हन में है तो आप मुझे बता दीजिए। इससे रिलेटेड 2-3 अखबार थे। एक मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली साहब का, और 2 और था मोहम्मद हुसैन आज़ाद से रिलेटेड। अगर आपका जहन में है तो कुछ पॉइंट आप लोगों के लिए भी छोड़ रहा हूँ, ताकि आप लोग भी गाहे बगाहे आंसर करता रहा कीजिए। कमेंट में आप भी अपनी जागरूकता का सॉरी फॉर दैट, आप अपनी जागरूकता का सबूत देते रहा कीजिए, ताकि मुझे भी समझ में आए कि नहीं आप लोग क्लास में एक्टिव हो। देखो, क्लास देख लेना कमाल नहीं है, क्लास तो बहुत सारे लोग देखते हैं। और आपको मैं बता दूं, यकीन मानिए, बहुत सारे स्टूडेंट आपको ऐसे मिलेंगे जो कई अटेम्प्ट उन्होंने बैठा है, कई अटेम्प्ट। तो याद रखिएगा, सिर्फ बैठ जाना और अटेम्प्ट दे लेना कमाल की बात थोड़ी है, एग्जाम निकालना। मैं बताऊं, हमारे साथ में 2022 से मुझे याद है कि एक साथी थे हमारे साथ एग्जाम में, हमारे इलाके के थे। तो वो एक्चुअली टीचर थे, वो सरकारी टीचर थे, और वो बैठते थे इस एग्जाम के लिए। उन्होंने 6 या 5 अटेम्प्ट दे लिया था, मतलब हमसे 2-3 अटेम्प्ट पहले से वो बैठ रहे थे। और हमारे साथ मैं भी अपने बारे में बताऊं तो तीसरा वाला में मैं भी ऑलरेडी क्वालिफाई किया था, तीसरे अटेम्प्ट में। तो वो 3 से 4 बार पहले बैठे थे और उसके बाद बैठे, उसके साथ रेगुलर
और जब मेरा जब रिजल्ट हुआ उसके बावजूद भी वो 1-2 बार और बैठे थे, मुझे मालूम है जहाँ तक, और शायद मुझे लगता है कि अब निकला भी नहीं है, एज वगैरह का लोचा हो गया है, तो अब लगता है कि शायद छोड़ भी दिए हैं। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि बैठ लेना कमाल थोड़ी है। हर साल में 2 बार जब आता है, सिर्फ आप जा करके पैसा दे देते हो, फॉर्म भर देते हो, तो फॉर्म भर देने से कमाल थोड़ी है। बहुत सारे बच्चों का दिमाग में आता है कि नहीं कुछ क्वेश्चन हमारे तुक्का पे निकल जाएंगे। भाई भूल जाओ वो दिन, अब वो टुक्का वाला जमाना गया। तो टुक्का पे अगर आप 10 में एक आध को भी अगर निकल जाए तो बहुत है। जनरल पेपर की बात कर लें तो जनरल पेपर खुसूसन उन साथियों के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है जो हमारे साथी दीनी तालीम से जुड़े होते हैं, जो दुनियावी तालीम में मुकम्मल तरीके से नहीं होते हैं, स्कूल वगैरह का वातावरण से वाकफियत नहीं रखते हैं, तो उनके लिए पेपर टफ हो जाता है और टुक्का पे ना काम उनका नहीं निकलता है। तो याद रखिएगा, टुक्का के भरोसे नहीं जाना है, आप मुकम्मल तरीके से पढ़ करके जाइए। आप कोशिश ये कीजिए ना कि आपका इस पेपर में ही ऑलरेडी 90-95 स्कोर हो, 90-95 क्वेश्चन आपका सही हो। फिर वहां से अगर आप 20-25 क्वेश्चन भी अगर निकाल लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका JRF रखा हुआ है। ये याद रखिए, कितना हाई लेवल का कट ऑफ जाए, मैं जनरल कैटेगरी वालों को बता रहा हूँ कि आप ये दिमाग में बैठा करके जाएं कि मुझे 90+ इसमें स्कोर करना है। मतलब अपने पेपर के अंदर उर्दू पेपर में 90+ स्कोर यहाँ से करना है। स्कोर मतलब स्कोर कहने का मतलब एक याद रखिएगा, 90 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। स्कोर आपका 90 दूना हो जाता है, मतलब हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो ये याद रखिएगा। और वहां से इंशाल्लाह 15-20 भी क्वेश्चन अगर आपके निकल जाते हैं तो फिर JRF हो जाता है, आप JRF का कटअप में शामिल हो जाते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। इसके लिए आपको मेहनत अनथक करना पड़ेगा। अगर आप याद रखिएगा, आप नोट्स तैयार कर रहे हैं, नोट्स तैयार कर लेना कमाल नहीं है। हम लोग भी बहुत सारा नोट तैयार करके रखे हुए हैं, बहुत सारा नोट है। तो नोट रख लेने से क्या होता है भाई, उसको ध्यान में, उसको बार बार अपने मुताला में रखिए, बार बार मुताला में, उसको बारहा देखते रहिए, खुद से मुआजना कीजिए। आप अपने साथ अगर कोई साथी हैं आपके, वो भी अगर तैयार कर रहे हैं, कहीं अगर आप लोग हॉस्टल वगैरह में पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो ये ध्यान में रखिए कि आप लोग उस पर ज्यादा से ज्यादा इजरा कीजिए। ज्यादा से ज्यादा बैठ करके 10 से 15 मिनट, आधा घंटा का रोजाना एक रूटीन बनाइए कि मुझे ऑलरेडी इस पे आज मसनवी का चैप्टर उठाएंगे, इस पे ऑलरेडी हम लोग मुबासा करेंगे। जहां जहां से क्वेश्चंस बनते हैं वहां ऑलरेडी जाकर के वहां से क्वेश्चन उठाएंगे। कुछ प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए, वहां से क्वेश्चन बच्चों साथियों से एक दूसरे से मुआवजा कीजिए, एक दूसरे से ये कीजिए, आस्किंग का पैटर्न तैयार कीजिए कि हम लोग पूछने का ये करेंगे। तो इस तरह से करने से ना क्या होता है ना कि देखिए, होता ही है ना कि इसका अगर हम लोग ये देखें, सिलेबस देखें तो बहुत वसी सिलेबस है। बहुत वसी सिलेबस का मतलब है कि अगर टू द पॉइंट नहीं पढ़ते हैं, अगर हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो यूं ही अगर आप पढ़ते रहेंगे तो कहाँ से क्वेश्चन आता है इसका तो आपका जहन में जर्रा बराबर भी आइडिया नहीं होगा। जब आइडिया नहीं होगा तो मालूम चला कि मसनवी तो पूरा आपने पढ़ लिया, लेकिन मसनवी से क्वेश्चन टकराया ही नहीं, या फिर क्वेश्चन का फॉर्म अगर पिछला क्वेश्चन जा करके देखिएगा तो आपको एक बात ये भी समझ में आएगा। जैसे हम लोग ऐसे उमूमन किसी एग्जाम में बैठते हैं तो बड़ा सिंपल और साधारण सा ट्रिक होता है, बहुत साधारण सा 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें एक देना होता है, उतना ज्यादा लोचा नहीं होता है। याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब एक ही क्वेश्चन के अंदर कई क्वेश्चन को शामिल किया जाता है, ये याद रखिएगा। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा टफ होता है। मैच द कॉलम के अंदर और ज्यादा झंझट होता है। अब 10 शोरा ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी जितने भी मसनवी निगार उन सारे लोगों को एक जगह रखा गया और उन्हीं में एक को दे दिया गया। जैसे 5 मसनवी निगार का एक लिस्ट बनाया गया और उसी में एक कसीदा निगार को बैठा दिया गया, नज्म निगार को बैठा दिया गया। तो अब वो अगर आप लिस्ट देखोगे तो एक की वजह से वो सारा का सारा खराब हो गया। अफसाना ऑलरेडी आपको और दिमाग खराब करता है। अफसाने में क्या होता है, एक एक अफसाना निगार का कई अफसाने हैं। अब उस अफसाने में किसी का 50 है, किसी का 40 है, किसी का 100 है। एक अफसाना जो तरतीब दिया जाता है, एक अफसाने की जो किताब होती है उसमें कई सारे अफसाने होते हैं। अब वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से अफसाने कुर्रतुल ऐन हैदर के हैं, कौन कौन अफसाने मुंशी प्रेमचंद का है। तो वहां पे जब तक कि आप गहराई से मुताला नहीं करेंगे, जब तक कि इसमें प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बेटा भूल जाइए एग्जाम निकालना, याद रखिएगा। और जब एग्जाम नहीं निकलेगा ना तो फिर याद रखिएगा बस हवा बनाते रह जाइएगा, बस कुछ भी नहीं होगा।
तो याद रखिए, टू द पॉइंट पढ़ लिख करके आप अपने आप को पहले सफल कीजिए, सफल बनाइए, लाल पीला बुल्लू हर्रा के चक्कर में कम रहिए और पढ़ाई ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए। इंशाल्लाह अगर यहाँ पे सफल हो जाइएगा, यहाँ पे अगर आपको कामयाबी मिल जाएगी तो डेफिनेटली इंशाल्लाह आपके पास बहुत वक्त पड़ा है, आगे आप चल करके देखिए। एक सपने होते हैं, प्रोफेसर बनना कोई मतलब एक टीचर बनने का मुतरादिफ नहीं है, एक टीचर का मकाम नहीं है। एक प्रोफेसर बनना मतलब आप हाई लेवल का एग्जाम निकाल रहे हैं भाई, तो इसके लिए आपको उसी लेवल से पढ़ाई करना होगा, उसी लेवल से आपको मेहनत देना होगा, उसी लेवल से आपको जद्दोजहद करना होगा जिस लेवल का आप बनना चाहते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले से किसी न किसी जॉब में इन्वॉल्व होते हैं, वो भी तैयारी करते हैं, मोस्ट वेलकम, आप कीजिए, शौक से कीजिए। लेकिन याद रखिए आपको सरकार ये नहीं देखेगी। ऐसा थोड़ी आपने सुना है क्या कि सरकार मतलब ये कि जो पहले से किसी ये में इन्वॉल्व हैं, किसी डिपार्टमेंट में वो ऑलरेडी पहले से कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन भी है, सब बराबर हो। तो सब बराबर हो तो जो बच्चा एक फ्री है, जो आजादी से पढ़ाई कर रहा, डेफिनेटली वो आपसे अच्छा स्कोर करेगा। तो आपके लिए ज्यादा सहूलत है कि आप जितना दे रहे हैं टाइम एकदम उतना ही दीजिए। हम लोगों का पढ़ने का तरीका क्या है ना, मोबाइल लेकर के बैठते हैं, पढ़ने का तरीका हमारा ये होता है। घर वाले जान रहे हैं कि बच्चे 6 घंटा पढ़ रहा है, 8 घंटा पढ़ रहा है, लेकिन ईमानदारी से सारे लोग जरा दिल पे हाथ रख करके बताइएगा, 6 घंटा में 3 ही घंटा पढ़ाई होती है, बाकी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, रील के चक्कर में मतलब आधा से ज्यादा। हमको मालूम है कि हम लाख समझाएंगे आपको छोड़ोगे नहीं, लेकिन देखो अगर कोई बैड हैबिट्स अगर आपके अंदर आ गए तो आप उसको डायरेक्टली छोड़ नहीं सकते हो, या हम ये नहीं कह सकते आप उसे छोड़ दो। आप छोड़ो नहीं, बस एक आदत बनाओ कि जहां आप 2 घंटा टाइम देते थे वहां कोशिश करो कि 1 घंटा देना है, जहां 1 घंटा देते हो वहां कोशिश करो कि आधा घंटा देना है। डेफिनेटली उसको धीरे 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 अपने लाइफ से निकालो, बाहर करो। अगर कुछ करना है तो डेफिनेटली आपको ये सारी चीजें करनी होंगी, करेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा दिखेगा। इंशाल्लाह जब सफल हो जाइए उसके बाद जो करना आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ तक के क्लियर हो गया था हम लोगों की बात। अगर हम लोग बात कर लें आगे का तो देखते हैं आज हम लोग मसनवी शारुल बयान का खुलासा हम ऐसे ही देख लेते हैं। और जो इसका मेन कैरेक्टर है, जो मरकजी किरदार हैं, उन पे जब हम लोग बात करेंगे तो डेफिनेटली वहीं से क्वेश्चन बनेगा। सिर्फ खुलासा देख लीजिए। और मैं आप लोगों को कई बार बताया कि जितने भी किस्से वगैरह होते हैं इनको हकीकत से दूर दूर तक के कोई मतलब कोई कह सकते हैं कि कोई ताल्लुक नहीं होता है। प्लीज गिव मी अ मोमेंट। क्या बोला मैंने, मतलब इनके किस्सों से हकीकत से कोई दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं होता है। मतलब इनकी मतलब हकीकत हमारे हकीकी जिंदगी से इनका कोई रिश्ता नहीं होता है। इनके किस्सों को सिर्फ सुन लिया जाता है, दिमाग में बैठा लीजिएगा। और बैठाने का मतलब है कि यहाँ से जो किरदार वगैरह है ना, उन्हीं को ऑलरेडी हमको ध्यान में रखना है, बाकी सारे किस्से को बलाया ताक रख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर हम लोग बात कर लें तो मुल्क अस्फहान की तरह के कोई जगह थी, कोई एक जगह था जहाँ की एक बादशाह हुआ करता था। और वो बादशाह बहुत ज्यादा बेचारा बादशाह होने के साथ भी दुनिया की हर नेमतें, जैसा कि बादशाह ही है तो बादशाह अगर है तो दुनिया की हर नेमतें मैसर थी उसे, दुनिया की हर खुशहाली उसके पास से, सारी चीजें थी। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद याद रखिएगा वो लावलद था। लावलद कहने का मतलब है कि इट मीन्स बच्चे नहीं थे, विलादत से वो महरूम था। तो मतलब औलाद ना होने की वजह से बच्चे बहुत ज्यादा गमजदा रहा करता था, बहुत ज्यादा गमगीन रहा करता था। और गमगीन होने की वजह से उसने दिल में ये इरादा बना लिया कि भैया ये दुनियावी मामला जो है ना, बादशाह का गद्दी, ये वो देश इन सबको छोड़ छाड़ देंगे। क्या कर देंगे? छोड़ छाड़ देंगे। मतलब दुनिया को ही तर्क कर देंगे। दुनिया को तर्क करके इससे रिलेटेड एक और स्टोरी हम लोगों ने समझा था। दुनिया को बलाए ताक रख करके इन सबको भूल भाल करके भाई चलो हम लोग अपनी एक दुनिया अलग बसाएंगे, एक दुनिया अलग बनाएंगे, जंगल झाड़ में रहेंगे,
यूं ही घास फूस खा लेंगे, किसी तरह जिंदगी बसर कर लेंगे, और जो हमारा असल जिंदगी है ना उसको ऑलरेडी हम अपने लिए अच्छा बनाएंगे। मतलब अपने जिंदगी को एकदम सादगी की तरह जी लेंगे। मतलब दुनिया को ये कर देने का, तर्क कर देने का इरादा बना लिया, सारी चीजें कर लिया, और उसी नाउम्मीदी की हालत में इस दुनिया को तर्क करने की ठानी। तो जब ठाना तो नजूमियों और दोषियों ज्योतिषियों को, मतलब जो नजूमी बोलते हैं उसको, जो सितारे वगैरह देख करके भविष्य बतलाते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना पाम रीडर होता है, हम लोग ऐसे, आप लोग इन सब चीजों पे बिलीव मत कीजिएगा। और बिलीव, मैंने बताया ना कि इसकी कोई हकीकत से दूर दूर तक के कोई रिश्ता नहीं है। तो इन सारी चीजों को बलाय ताक रख दीजिएगा, उससे हम लोग मतलब नहीं है। जैसा हमारे यहाँ देखिएगा पाम रीडर होते हैं, मतलब हमारे हथेली देख करके वो बताते हैं। इसी तरह पहले के जमाने में उन्हें नजूमी हुआ करते थे, मतलब वो सितारों को देख करके भविष्यवाणी करते थे, फ्यूचर बतलाते थे। तो याद रखिएगा वो सारी की सारी चीजें बेकार थी, कोई हकीकत से उनका ये ताल्लुक नहीं होता। और आप जरा सोचिए, अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं तभी तो पढ़े लिखे चैनल पे आप कनेक्ट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आप दिमाग लगाइए कि जो हमारा पाम रीडर होता है, जो भविष्यवाणी बतलाने वाला होता है, सबसे पहले वो अपना भविष्य बदलता ना भाई, वो आपका भविष्य बदलने के लिए आता है, और दूसरों के भविष्य को, मतलब अपने भविष्य का उसको फिक्र ही नहीं है। और वो भविष्य बदलने का चक्कर में क्या होता है, वो भी आता है अर्निंग का, मतलब उसका जरिया है वो कमाना चाहता है उससे। तो ये सारी की सारी चीजें बेकार थी। तो इन्होंने उनको बुलाया, उन सारे लोगों को बुलाया, ज्योतिष लोगों को बुलाया, नजूमियों को बुलाया, जितने भी ऑलरेडी भविष्यवाणी करने वाले थे उन लोगों को बुलाया। उन लोगों को बुलाने के बाद उनसे ये पूछा कि हमारे किस्मत में क्या बाल बच्चे हैं। तो उन लोगों ने पेशेंट गोई की, उन लोगों ने बताया, उन लोगों ने भविष्यवाणी किया कि हाँ, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी किस्मत में बच्चे नहीं हैं, औलाद होने की पेशेंट गोई उन लोगों ने कहा। और ये भी साथ में बतलाया कि बच्चा पैदाइश के 12वें साल आफातों मुश्किलात से दो चार हो जाएगा। मतलब ये कि 12 साल, एक तो इनको और टेंशन बढ़ा, एक तो बच्चे हैं नहीं, और बच्चे हैं भी और भविष्यवाणी कर भी रहा है, तो साथ में ये भी बता रहा है कि 12 साल के बाद उनके साथ ये होने वाला, वो होने वाला, मतलब ये सारी चीजें। तो मतलब ऐसी परेशानी आने वाली है कि बच्चे को जान को खतरा तो नहीं होगा, लेकिन बच्चे पर ऐसा होगा कि कोई परी होगी ना, ऑलरेडी फरिश्ता हो जाएगी, आशिक हो जाएगी, वो बच्चे पे आशिक हो जाएगी। इस चीज के बारे में उन्होंने बताया। नजूमियों का पेशेंट कोई कुछ ऐसा ही था। तो इनके पैदा होने पर, बच्चे के पैदा होने पर जैसा कि ये चला आता है, बादशाहों के दरबार में खुशियां मनाई जाती, उनके इलाके में खुशियां मनाई जाती है, इनके यहाँ भी खुशियां मनाई गई। और मनाने के बाद सारा जब जश्न मना लिया गया, तो चौथे बरस बच्चे की परवरिश होते होते 4 साल का जब हुआ तो बच्चे को दूध छुड़ा दिया गया। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। मतलब इसमें बेनजीर, इस बच्चे का नाम था बेनजीर, इसका दूध छुड़ाया गया था 4 साल की उम्र में। मतलब होता है ना बच्चे, छोटे बच्चे माँ के दूध पीते हैं, तो इस बच्चे को दूध छुड़ाया गया था 4 साल की उम्र में, और इसकी तालीम और तरबियत का इंतजाम किया गया। तो किस्मत नजूमियों की कही हुई तारीख याद ना रही। अब क्या था कि बादशाह के लिए काफी वक्फा हो गया था, 12 साल के बाद ऐसा होने वाला था। अब वो बात जहन में बादशाह को रहा नहीं। अब रहा नहीं तो हुआ ये, बच्चे को जहन में अगर बात होगी भी तो ये जहन में बात होगी कि मतलब वो दिन निकल गया होगा, 2-4-10 दिन आगे हो गया होगा, पीछे हो गया होगा, इस तरह के जहन में बातें होंगी। तो इसके हाल से 12 साल जब बीत गए तो शहजादा को महल बुलवा लिया। पहले के जमाने में देखे होंगे आप लोग कि ऐसा होता है कि मतलब जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनको देही क्षेत्र में, देही इलाके में भेज दिए जाते हैं परवरिश और पर्दाफ्त के लिए। जब वहाँ बच्चे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी अगर आप तारीख उठा करके देखेंगे तो वो भी चले गए थे दाई हलीमा के साथ। तो ये मतलब एक तरह से ये था, प्रचलन था कि बच्चों के परवरिश जाकर के देही इलाके में हुआ करता था, बच्चे वहां जाकर के ढंग से परवरिश पाते थे। तो ये भी बच्चा चला गया। तो कुछ साल के बाद बच्चे को बुला लिया गया महल में, और महल में बुलाने के बाद बात तो जहन से निकल गई थी। तो राजा ने उस बच्चे के लिए बहुत अच्छा बेड वगैरह लगवाया, सारी चीजें लगवाई। सारी चीजें लगवाने के बाद वो बच्चे को सुला दिया गया। जब बच्चे को सुनाया तो ऐसा हुआ, उसने इत्तफाक ये कर लीजिए कि ये रात जो थी ना वही
12वें बरस की रात थी, मतलब जिस रात के बारे में पेशन गोई किया गया था, आज वही रात थी। तो बालाखाने में रात गुजारने के लिए एहतमाम किया गया। उसने इत्तेफाक से रात उसी दिन का था। बालाखाने में चुनांचे नजूमियों के कहने के मुताबिक माह-ए-रुख नामी, अब देखिए माह-ए-रुख नामी एक परी है जो मैंने लिखा है, ये हमारा किरदार में है, तो इनको ध्यान में रखना होगा। माह-ए-रुख परी इधर से गुजरा जो शहजादे को देखकर उस पर आशिक हो गई और उसे उड़ाकर परस्तान ले गई। ये जगह भी याद रखिएगा, परस्तान का किरदार, परस्तान ले गई। महल में शहजादे के जाने से कोहराम मच गया। इधर माह-ए-रुख परी शहजादे के आराम और शायद उनके दिल बहलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन शहजादे किसी तौर से मानूस ना हो सका, मतलब उससे मिलजुल ना सका, उससे मतलब तालमेल ना बैठ पाया, मानूस नहीं हो पाया, ये सारी चीजें थी। आखिरकार माह-ए-रुख परी ने शहजादे पर तरस खाकर उसे कल का घोड़ा दिया। देखिए याद रखिएगा, दैट इज द किरदार, ये भी किरदार है, कल का घोड़ा। अब किसने दिया था ये याद रखिएगा, एक यहाँ पे शहजादी बद्र मुनीर हैं और एक परी है जिसका नाम माह-ए-रुख परी है। तो माह-ए-रुख परी ने इनको कल का घोड़ा दिया था, ये याद रखिएगा। सैयाहत की इजाजत दी। शहजादा इस कल के घोड़े पर सवार होकर सुबह शाम तफरीह के लिए निकल जाया करता था। एक दिन इत्तफाक से शहजादे का उधर शहजादी बद्र मुनीर के महल के करीब से होता है, तो शहजादा उसके बाग में उतर पड़ता है जहां बद्र मुनीर भी मौजूद होती है। बेनजीर और बद्र मुनीर दोनों को एक दूसरे को देखकर एक दूसरे पर क्या हो जाते हैं, फरेफ्ता हो जाते हैं, एक दूसरे के आशिक हो जाती हैं, मतलब आशिक और माशूक हो जाती हैं। और माह-ए-रुख परी के ग़याब में आपस में मिलने जुलने लगते थे। ग़ैब का जमा ग़ुयूब और ग़ुयूब से ग़याब, मतलब उनकी गैर हाजिरी में ये एक दूसरे से मिलते रहते। और जब माह-ए-रुख को इनकी मुलाकातों की खबर एक देव के जरिए हुई तो वो बहुत बरहम हुई। इसने मारे गुस्से शहजादा को बेनजीर को कोहे काफ, ये वर्ड याद रखिएगा, आगे हम किरदार में बताएंगे। कोहे काफ के रास्ते में पड़ने वाले एक कुआं है चाहे अलम, ये भी किरदार याद रखिएगा, चाहे अलम कोहे काफ, ये दोनों किरदार याद रखिएगा। कैद करा दिया। शहजादे के हाल से बेखबर बद्र मुनीर इसके फिराक में बेचैन रहने लगी। अब वो बहुत ज्यादा बेचैन रहने लगी। उन लोगों का मुलाकात होता था रोजाना ये शहजादा जाता था मिलने के लिए, किससे, वो कौन थे, शहजादी बद्र मुनीर। शहजादी बद्र मुनीर से मिलने जाता था। अब इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि बीच में जब उसको एक देव से पता चला कि मतलब भैया इनका तो चक्कर कहीं और चल रहा, ये तो कहीं और हो गए भाई, गुमसुम हो गए, कहीं और इनका दिल लग गया, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हुई। और गुस्सा होने की वजह से कहा कि कोहे काफ के रास्ते में एक कुआं पड़ता था चाहे अलम, उसी में इन्होंने मुक़य्यद करा दिया, कैद करा दिया। अब जब कैद करा दिया, रोजमर्रा का जो टाइमिंग था, जब वो मिलने नहीं आए, एक दिन 2 दिन 3 दिन या तो बहुत परेशान होना। जब बहुत परेशान हुए तो याद रखिएगा वहीं पे एक और किरदार उजागर होता है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। मसनवी सहरुल बयान का सबसे इंपॉर्टेंट किरदार याद रखिएगा नजमुन्निसा का है। ये नजमुन्निसा, ये किरदार को आप एकदम ध्यान में रखिएगा। माह-ए-रुख परी का किरदार अगर भूल जाए दिक्कत नहीं है, लेकिन नजमुन्निसा का किरदार आप मत भूलेंगे। तो फिराक में बेचैन रहने लगी, सोते जागते उसे शहजादों की सोबतों का ख्याल रहता है। इसी दौरान उसने एक रात ख्वाब में देखा कि शहजादा एक कुएं में कैद है। वो बहुत ज्यादा परेशान हुई। उसने अपना ख्वाब अपने सहेली वज़ीरज़ादी नजमुन्निसा को सुनाया। नजमुन्निसा को बद्र मुनीर पर रहम आया तो वो गेरुआ लिबास पहन कर, ये भी याद रखिएगा, गेरुआ लिबास पहन कर नजमुन्निसा तलाशने के लिए निकलती है शहजादा बेनजीर को। तो किस कंडीशन में निकलती याद रखिएगा, तो गेरुआ लिबास पहन कर निकलती है और अपने पूरे बदन पर याद रखिएगा भभूत, कोई लिक्विड हुआ करता होगा या फिर मतलब कोई राख की शक्ल में कोई चीजें होती थी, बदन पर मलकर वो तलाश में निकल खड़ी हुई। रास्ते में ऐसा हुआ कि जिन्नों का बादशाह, एक और किरदार याद रखिएगा, जिन्नों का बादशाह, हम लोग यहाँ पे देखेंगे फिरोज शाह, जो जिन्नों के बादशाह का बेटा होता था, जिन्नों के बादशाह फिरोज शाह, याद रखिएगा। तो फिरोज शाह से मुलाकात होती है तो नजमुन्निसा के हुस्न पर वो फरेफ्ता हो जाते हैं, लो भैया
एक उधर तो गाड़ी चल ही रही है कि इधर भी हो गए। मतलब ये कह दीजिए कि मतलब दुनिया शुरू से अगर देखा जाए तो एक बात समझ में आती है कि दुनिया इश्क माशूक में, आशिक माशूक के अंदर मुकम्मल तरीके से बिगिनिंग से ही मुब्तला है। ये सारी चीज़ें अगर देखी जाए तो समझ में आती है। अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़िएगा तो आप इसमें ये देखेंगे क्या होता है, पाषाण काल के बाद एक काल आता है सिंधु सभ्यता। तो जितने भी अगर आप ये पढ़ेंगे ना, हिस्ट्री के अंदर काल को पढ़ेंगे ना, उसमें भी हर जगह एक ना एक तुमको मिलेगा। गुप्त काल में आकर के देखिए, गुप्त काल में आकर के देखिएगा तो भाई अपने बीवी के साथ मिल करके अपने भाई को ही लदवा देता है। अब यहाँ हम लोग अभी सुने होंगे 2 महीने 3 महीने पहले ड्रम में पैक किया गया था। तो याद रखिएगा ये ड्रम में पैक करने का आज का रिवाज नहीं है, याद रखिएगा। इसीलिए कह रहे हैं पढ़े लिख करके भैया सफल हो जाइए, वरना ड्रम में पैक नहीं होइएगा, वरना कब हो जाइएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो उस समय याद रखिएगा रामगुप्त और क्या कहते हैं वो चंद्रगुप्त द्वितीय, उस समय की बात है कि अपने बीवी के साथ मिल करके देवी के साथ मिल करके ऑलरेडी ड्रम में पैक कर दिया था। तो याद रखिएगा उस समय भी ऐसा होता था, आज भी होता है, अब आपके ज़माने में भी होगा और ज़्यादा ही होगा। और अगर याद रखिएगा शादी में अगर बीवी अगर लेकर के आ जाए, साथ में खास करके लड़कों बताएंगे, लेकर के आती हैं अगर ब्लू वाला ड्रम या कोई भी ड्रम, तो पहले से भी सचेत रहिएगा अपने आप को बच बचा करके, वरना कब पैक हो जाएगा कोई गारंटी नहीं है। तो ये मतलब किस्से का पूरा लबोलबाब यही था कि अब फिरोज शाह, अब जब ये मुलाकात नजमुन्निसा से फिरोज शाह को मुलाकात हो जाती है, तो अब ये ऑलरेडी कहती है ये जिन्नों के बादशाह होता है, जिन्नों का बादशाह का बेटा होता है, तो बेटा होता है तो भैया इसके हाथ में तो ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो जाती है। तो अब ये शर्त लगाती है, बोलता है कि देखो हम तुम्हारे ऊपर आशिक हो गए, तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो। अब वो बोलती है, शर्त रख देती है कि भैया ठीक है, अच्छी बात है, तुम्हारी हम मोहब्बत को एक्सेप्ट कर लेते हैं, कबूल कर लेते हैं, लेकिन हमारा शर्त ये है कि आपको शहजादा बेनज़ीर को ढूंढना होगा। अब उसके लिए चुटकियों का काम था, वो ढूंढ करके लेकर के आ जाता है। तो उसके बाद एक किरदार याद रखिएगा मसूद शाह का है। हम लोग किरदार पे ही ज़रा ध्यान में बात को रखें तो ज़्यादा ये होगा। देखिए मसनवी शअरुल बयान का खुलासा तो अभी मैंने आपके सामने रखा टूटे फूटे लफ्ज़ों में, उनको समझना उतना हमारे लिए ज़रूरी नहीं, 2-4 वो किरदार वहाँ से निकालना मेरा असल मकसद था। ये मसनवी ऑलरेडी मैंने पहले आपको बता दिया था 1784 और 85 के बीच में लिखी गई थी। 1784 और 85 दोनों तारीख याद रखिएगा। मैंने एक ही लिखा है, 85 भी लिख लो भाई, क्या दिक्कत है, 85 भी लिख लीजिए, मेरा 88 लिखा जाएगा, नंबर मेरा सही नहीं है। ओहो 75 देख लीजिए, बोड़ा में पैक होने के नाम से डर लग रहा। 70 17 84 या फिर 85 याद रखिएगा। मैं लिखी गई, इसको मुरतब करने वाले तरतीब देने वाले रशीद हसन खां हैं, और किसके ये से ऑलरेडी इन्होंने तरतीब दिया था सन 1805 में। तो याद रखिएगा सन 1805 में इन्होंने मुरतब किया था और ये शाया हुआ था कलकत्ता प्रेस से गिलक्रिस्ट के हुक्म पर, गिलक्रिस्ट के आदेश पर यह शाया हुआ था। अब यहाँ देखिए कुछ किरदार हैं जो ऑलरेडी हमको ध्यान में रखना होगा। शहजादा बेनज़ीर जो मुल्क शाह का या मलिक शाह का, जो भी आप बोलना चाहते हो, ऐसे मलिक शाह ही बोलना। शहजादा बेनज़ीर मलिक शाह का लड़का था और इस किस्से का हीरो है, मेन कैरेक्टर, मेन हीरो जो है हमारा वो याद रखिएगा शहजादा बेनज़ीर है। शहजादी बद्र मुनीर की अगर हम लोग बात कर रहे, बद्र मुनीर लिखा हुआ है, शहजादी बद्र मुनीर, तो याद रखिएगा इसका जगह सरादीप, क्या जगह है, सरादीप, और उस इस किस्से की हीरोइन है ये इस किस्से की हीरोइन होती है। याद रखिएगा ये भी कैरेक्टर के साथ ये भी जगह याद रखिएगा, सरादीप। शहजादी बद्र मुनीर कहाँ की शहजादी होती है, तो सरादीप की शहजादी होती है और इस किस्से की हीरोइन होती है। इस किस्से का एक अहम किरदार है नजमुन्निसा। नजमुन्निसा इसको भी ध्यान में रखिएगा। नजमुन्निसा होती है जो बद्र मुनीर की कौन होती है, सहेली होती है, बद्र मुनीर की सहेली होती है। और बद्र मुनीर कौन होती है, इस किस्से की मेन हीरोइन होती है, मेन कैरेक्टर होती है। माहिर उपरी की अगर हम लोग बात कर लें, जो शहजादा को देखकर शहजादे पर फरिश्ता हो जाती है, मैंने अभी आपको बताया था। और जब उसको पता चला था कि भैया मेरे साथ तो इसका गठबंधन के सरकार है ये है, लेकिन भैया ये कहीं और भी हाथ पर मारने लगा, रुक इसको हम बोड़ा में बांधते हैं। तो उसने कहा कि
इसको बताने वाला कौन था, याद रखिएगा, इसको बताने वाला माहे रुख परी को सूचना किसने दिया था कि भैया तेरा महबूब जो है कहीं और जाकर के लकड़ी साध रहा है। तो भैया इसको बताने वाला एक कौन था, देव था। उसने सूचना दिया था। ये गुस्से में आकर के एकदम बहुत तरीके से एकदम कह सकते हैं मुंह ना फुला करके बाइस्कोप बना करके एकदम बोले रुक, ऐसा है ना। तो एक जगह कोहे काफ का किरदार भी याद रखिएगा। इस रास्ते में पड़ने वाली एक जगह है चाहे अलम का एक कुआं है, चाहे अलम नाम का एक कुआं है, नामी एक कुआं है, जिसमें क्या करता है भैया शहजादा बेनजीर को कहता है तू यही रहो, पैक करा देती। बोले मेरे अलावा तुमको हम वहां से उठा करके लाए, तो तुमको वहां से रात में उठा करके लाया, भगा करके लेके आए, यही के लिए आकर के सरकार यहाँ बना लो दूसरे के साथ। तो वही चीज है, चाहे आलम में ऑलरेडी क्या कर दिया, मुकय्यद कर दिया। मतलब याद रखिएगा, माहे रुख पर एक किरदार, कोहे काफ एक जगह, कोहे काफ के रास्ते में पड़ने वाला एक कुआं, चाहे आलम। फिरोज शाह की अगर हम लोग बात कर लें तो फिरोज शाह जो जिन्नों की बादशाह का बेटा होता है, नजमुन निसा पर प्रेरित होता है, मतलब इसको इश्क हो जाता है नजमुन निसा से। और नजमुन निसा से अभी हम लोग ये भी बताया आप लोगों को, उस किस्से में बताया कि नजमुन निसा से हो तो जाता है, लेकिन नजमुन निसा होने के साथ साथ अभी नजमुन निसा कहती है कि ठीक है भैया हम तुमसे तो करेंगे, हम तुम्हारे साथ गठबंधन की सरकार बनाएंगे, हम तुम्हारे साथ इसको माशूक वाला काम कर ये गठबंधन बना लेंगे, लेकिन ये एक शर्त है मेरा कि तुमको ढूंढना पड़ेगा किसको, शहजादा बेनजीर को। तो वो बोलता है कि मेरे लिए चुटकियों का काम है, हम आसानी से कर लेंगे। बद्रे मुनीर का बाप, याद रखिएगा, बद्रे मुनीर जो ऊपर में शहजादी है, बद्रे मुनीर का बाप जो होता है मसूद शाह होता है, जो सरादीप का राजा होता है, सरादीप का रहने वाली शहजादी बद्र मुनीर होती है। और बद्र मुनीर का ही याद रखिएगा। अब ये क्वेश्चन कैसे पूछता है मैं आपको बताऊं, जैसे क्वेश्चन आपसे ये पूछता है, जैसे ऐसे पूछता है आपसे, ऐसे देगा लिख करके, जैसे बोलेगा बद्र मुनीर मसूद शाह, देखो ऐसे देगा, और ऐसे करके दे देगा यहाँ पे बाप बेटी, मतलब कई लोग रहेंगे, जैसे याद रखिएगा ऐसे क्या हो जाएगा, दे देगा ऐसे बना करके नजमुन निसा बद्र मुनीर। इसी तरह आपको दे देगा माहे रुख परी ना जी, माहे रुख परी, और दे देगा बेनजीर, शहजादा बेनजीर, और ऐसे ऑप्शन में दे देगा महबूबा, इसी में दे देगा आपको शहजादा बेनजीर, शहजादी बद्र मुनीर, ये दोनों में दे देगा। ऐसे करके आपको मैच करना होगा। तो मसूद शाह और बद्र मुनीर की अगर हम लोग बात कर लें तो दोनों का रिश्ता क्या है, बाप बेटी का। ऐसे करके हम समझाएंगे, आगे में आएंगे ना तो इंशाल्लाह क्वेश्चन का पूरा फॉर्म बतलाएंगे आप लोगों को कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है और कैसे कैसे आपसे पूछा जाता है। इंशाल्लाह वो सारा का सारा चीज यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मदद से हम बताएंगे इंशाल्लाह, ताकि आपको आसानी हो, वहां जाने में दुश्वारी ना हो। तो बेनजीर को अब याद रखिएगा। एक बात और मैं बता दूं कि आप में से कोई बच्चे जो नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, ऐसे तो आप लोग इंशाल्लाह सोशल मीडिया से ज़्यादा जागरूक होंगे ही, और अगर आप जागरूक नहीं हैं तो ये ध्यान में रखिएगा कि जाने से पहले 2-4-10 दिन थोड़ा सा कंप्यूटर पे भी हाथ चलाने वालाने का, माउस वगैरह भी पकड़ने का थोड़ा सा आदी बन जाइएगा, वरना जाने के बाद बहुत दुश्वारी होती है। दुश्वारी होने का मतलब ऐसे खुल तो जाता है, खुलने के बाद उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए, माउस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उसी से ऑलरेडी क्या करते हो आप लोग, स्क्रॉल करते हो, ऊपर नीचे करते हो। तो ये सब ध्यान में रखिएगा, और पढ़ने का हैबिट रहेगा तो आसानी से पढ़ लीजिएगा। तो अगर बात कर लें बेनजीर के बारे में तो इसके चंद अहम किरदार हैं, जिसमें याद रखेंगे अगर हम लोग बेनजीर को उम्र के 14 साल में दूध छुड़ाया गया था। मोस्टली उम्मन जो होता है वो 2 से 2.5 साल में बच्चों को दूध छुड़ा दिया जाता है, लेकिन देखिए यहाँ 4 साल में छुड़ाया गया, ये भी याद रखिएगा। जिस रात माहे रुख ने शहजादे को उठाया था वो सोने के पलंग पर सो रहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, कहाँ सो रहा था, पलंग पे सो रहा था। बोलिए कि राजा का बेटा है तो पलंग पर सुतबे करेगा, कौन सी नई बात है। हो सकता है आपसे पूछ ले चांदी का पलंग, हो सकता है आपसे पूछ ले हीरे का पलंग, तब फिर क्या कीजिएगा, तो ये याद रखिएगा सोने का पलंग, ऑप्शन देगा तो याद रखिएगा सोने का पलंग। बद्र मुनीर और बेनजीर की जब शादी हुई थी, इन दोनों की जब शादी हुई थी, उस वक्त बेनजीर का उम्र जो था वो 16 साल, और ये जो थी शहजादी बद्र मुनीर, इसकी उम्र जो था वो 15 साल की थी। ये भी ध्यान में बात याद रखिएगा, ये दोनों बात को याद रखिएगा। उम्र के बारे में पूछे
तो एक साल बड़ा याद रखिएगा, एक साल बड़ा रखिएगा, याद ध्यान में रहेगा। 15 साल 16 साल, 16 साल 15 साल। हम मिटा के जल्दी जल्दी कुछ पूछ लें, जल्दी बोलो, पूछ लें। आज के क्लास में कुछ किरदार और हैं, उसको देख लीजिए, फिर उसके बाद हम पूछ लेते हैं आप लोगों से। पूछ लेते हैं एकदम मिटा देंगे और मिटा करके ढाए क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए किसी का तो याद नहीं होता, सब यही याद हो जाएगा, सब हमारा यही ध्यान में बैठ जाएगा। अगर हम लोग बात कर लें कुछ किरदारों के बारे में, तो अभी 2-3 किरदार तो आपको ध्यान में रखना ही होगा, जैसे मैंने भी आपको बताया, वो सारे के सारे ध्यान में रखिएगा। अगर हम लोग बात कर लें अहम किरदार के बारे में, तो कहाँ सोया था? पलंग, सोने के पलंग पर सोया था। अब याद रखिएगा, आपसे ये पूछा जाए कि शहजादा बेनजीर को, शहजादा, हम किरदार में पढ़ कर क्या है, शहजादा बेनजीर को ओ कल का घोड़ा किसने दिया था? शहजादा बेनजीर को कल का घोड़ा किसने दिया था? ऑप्शन आपके सामने रख रहे हैं, बद्र मुनीर, माहिर उपरी, ऐसे में से मसूद शाह या फिर नजमुन्निसा, किसने दिया था? तो आपको ध्यान में होगा, मैंने आपको बताया था, बद्र मुनीर, माहिर उपरी, नजमुन्निसा, या इनके अलावा कोई और। तो याद रखिएगा, मैंने बताया था आप लोगों को, माहिर रुख परी, जो परी थी वो फरिश्ता हो गई थी इन पर, और इनके दिल को बहलाने के लिए, वो सैर तफरीह के लिए, घूमने फिरने के लिए एक घोड़ा दिया था, जिस घोड़े का नाम कल का घोड़ा था, यानी कल नाम था। ये याद रखिएगा। बद्र मुनीर और बेनजीर के इश्क के बारे में माहिर उपरी को एक देव ने बताया था। किसने बताया था? एक देव ने बताया था, जिसे सुनकर माहिर परी ने हजरत सुलेमान की कसम खाई थी कि वो बेनजीर को जरूर सजा देगी। याद रखिएगा ये भी पॉइंट कि वो किसकी कसम खाई थी? हजरत सुलेमान का, हजरत नूह का, हजरत दाऊद का, किसका वो कसम खाई थी? याद रखिएगा, वो हजरत सुलेमान की कसम खाई थी कि हम बेनजीर को सजा देंगे ही देंगे। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। किसकी कसम खाई थी? हजरत सुलेमान की वो कसम खाई थी, हजरत सुलेमान की कसम खाई थी। क्या खाई थी? कि मैं इनको सजा दूंगा ही दूंगा। हजरत सुलेमान की कसम किसने खाई थी? माहिर रुख परी ने। किसने? माहिर रुख परी, माहिर रुख परी। कल का घोड़ा किसने दिया था? माहिर रुख परी ने। किसको दिया था? शहजादा बेनजीर को। ये भी याद रखिएगा। माहिर उपरी के हुक्म पर शहजादे बेनजीर को काब के रास्ते में वाक़ चाहे अलम में कैद कर दिया था। किसने कैद किया था? किसने कैद किया था? उसी देव ने। किस देव ने कैद किया था? जिस देव ने ये इंफॉर्मेशन दिया था कि भैया बाहर में कहीं और जा करके शहजादा गठबंधन की सरकार बना रहा, तो फिर वहां पे इन दोनों में इसी ने ही ऑलरेडी क्या किया था? कुआं में पैक कर दिया था। अभी हम लोग क्या होते हैं? ड्रम में पैक। और उसने कहाँ पैक किया था? हम लोग ड्रम में पैक हो जा रहे हैं, और उसने कहाँ पैक कर दिया था? कुएं के अंदर। ये याद रखिएगा। नजमुन्निसा से अगर बात, नजमुन्निसा जिन्हों के शहजाद फिरोज शाह की मुलाकात उस वक्त हुई थी जब वो जंगल में जोगन बनकर बीन बजा रहे थे। किस कंडीशन में थी? अगर हम लोग बात कर लें, नजमुन्निसा का आशिक कौन था? अभी हम बताया था कौन फरिश्ता हुआ था? नजमुन्निसा पर आशिक होने वाला कौन था? वो नजमुन्निसा का आशिक, ये बोल सकते हैं आप लोग। आशिक कौन था? कौन था? एक क्वेश्चन ये हल कर लीजिएगा, और ये भी बता दीजिएगा साथ में कि फिरोज शाह कौन था? फिरोज शाह कौन था? कौन था? तो याद रखिएगा, नजमुन्निसा का आशिक फिरोज शाह था। और फिरोज शाह याद रखिएगा जिन्नों के बादशाह का बेटा, जिन्नों के बादशाह का बेटा था फिरोज शाह। ये भी ध्यान में आप रखिएगा। चलिए, जिन्नों के बादशाह के बेटे फिरोज शाह के हुक्म पर सफेद देव ने, किसने? सफेद देव ने बेनजीर का पता लगाया था। वह शाह आलम में कैद है जिसके इनाम में सफेद देव को जवाहर का पर लगा दिया गया था। सफेद देव, किसने इनके बारे में सूचना दिया था? इनको, फिरोज शाह को
किसने बताया था? सफेद देव ने बताया था। एक तो देव ने ऑलरेडी क्या बताया था कि भैया शहजादा किसी और के साथ इश्क कर रहा है। फिर सफेद देव पता करता है कि ये चाहे आलम के कुआं में बंद है। कहाँ है? चाहे आलम के कुआं में बंद है। ये किसने दिया था? सफेद देव ने दिया था। सफेद देव का भी किरदार हमारा सहरुल बयान में है। तो याद रखिएगा, आपसे ये पूछ लेगा कि सफेद देव को सूचना देने के एवज में क्या कौन सी तोहफा से नवाजा गया था? तो याद रखिएगा क्या बनाया गया था? अभी बताया ना आप लोगों को, क्या बताया? जल्दी बोलो, ये तुम जल्दी बोलिए। क्या दिया गया था इसको? हीरे जवाहर का पर लगा दिया गया था, पंख दे दिया गया था। ये भी ध्यान में रखिएगा। फिरोज शाह के हुक्म पर एक देव ने कुएं से आलम से पत्थर हटाकर बेनजीर को निकाला था। किसके हुक्म पर निकाला था? फिरोज शाह के हुक्म पर। किसके हुक्म पर? फिरोज शाह के हुक्म पर। फिरोज शाह, ये भी ध्यान में रखिएगा, फिरोज शाह के हुक्म पर। आगे देख लेते हैं। फिरोज शाह का रिश्ता लेकर नजमुन्निसा के लिए फिरोज शाह से रिश्ता लेकर फिरोज शाह नजमुन्निसा के बाप के पास कौन आए थे? नजमुन्निसा से रिश्ता, फिरोज शाह का रिश्ता लेकर नजमुन्निसा के वालिद के पास कौन आए थे? तो याद रखिएगा बद्र मुनीर, शहजादी बद्र मुनीर। दैट इज द वेरी बहुत अच्छा हमारा आज का स्टोरी था। मसनवी सहरुल बयान से हम लोग बात किए। जितना भी मैंने पॉइंट बताया, ये सारे के सारे पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आप मिस नहीं कीजिएगा। जितना भी मैंने हमारा लेक्चर, आज का लेक्चर कितना था बता सकते हो आप लोग? हमारा लेक्चर नंबर कितना था वो भी आप लोग बता दीजिए, साथ में लेक्चर नंबर कितना था। मैं जाते एक बार और आप लोगों को बता दूं कि हमारा जितना भी, अगर कोई नए साथी जुड़े हुए हैं वो जाकर के प्लेलिस्ट में सारा का सारा प्रीवियस क्लास देख सकते हैं, ताकि इंशाल्लाह उनको यहाँ से फिर बात अच्छे तरीके से समझ में आने लगे। एक बात, दूसरी बात, यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले क्लास में जुड़ जाइए। लाइव क्लास हमारा 9:30 रात में चलता है, वहाँ पे आ जाइए। जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं इसी को डिस्कस करेंगे आज रात में। वहाँ पे फेस टू फेस बात करेंगे, आपको कमेंट करके आंसर देना होता है, हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए, याद करने का ट्रिक अलग अलग तरीके का है। जितना ज़्यादा पूछताछ करेंगे उतना ही ज़्यादा हम लोग के दिमाग में बैठेगा। तो आप लोग इवनिंग वाला क्लास मिस ना कीजिएगा, लाइव क्लास में ज़रूर जुड़ने का कोशिश कीजिएगा 9:30 में। अभी मैंने 2-3 दिन से रूटीन बनाया है, वहाँ पे फेस टू फेस बात करेंगे, वहाँ पे फेस टू फेस ऑलरेडी काम होगा। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।